अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। हर नए दिन के साथ तहरीक इंसाफ के कायदीन की कानूनी उलझनों में मजीद इजाफा होता जा रहा है और 9 मई के जलाओ घिराव के सिलसिले में पीटीआई की कायदीन की गिरफ्तारियों का सिलसिला है। पीटीआई की साबिक वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान को बेटे और भतीजे समेत गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस को साबिक वजीर 9 मई को टेक्सला में होने वाले वाक़यात में मतलूब थे। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही की भी कानूनी उलझनों में मजीद इजाफा हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ एंटी करप्शन कोर्ट से पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में जमानत उनकी मंजूर हुई, लेकिन आज ही FIA ने एक नए मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें दोबारा गिरफ्तार करके अदालत से उनका 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी तलब कर लिया है। चौधरी परवेज़ इलाही पर एक फ्रंटमैन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ 9 मई के तनाजुर में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वारंट गिरफ्तारी जारी करने के बाद साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी की कयास सराइयाँ जोर पकड़ चुकी हैं, जबकि इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तहरीक इंसाफ के कायदीन शाह महमूद, असद उमर तो खैर अब साइड लाइन हो चुके हैं। असद कैसर की ज़मानत कबलस गिरफ्तारी की दरख्वास्तें खारिज कर दी, जिसके बाद गिरफ्तारी के खौफ से वो आते अदालत से जल्दबाजी में निकलते हुए भी हमें दिखाई दिए। आज की लेकिन सबसे बड़ी और अहम खबर है फिलहाल वो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी है। आपको याद दिलाते चलें कि यही सदर मुमलिकत थे जिन्होंने काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस भिजवाया था और आज वही सदर मुमलिकत हैं जिन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा का नोटिफिकेशन बाकायदा जारी किया बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जब वो 17 सितंबर को मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। काजी फायज ईसा साहब की तैनाती आने वाले दिनों की अहम तैनाती होगी, जिसके जारी बात है पाकिस्तान के जो सियासी आइनी मामलात हैं उस पर भी असरात होंगे। दूसरी जानिब अटलांटिक को दिए गए एक इंटरव्यू में PTI के चेयरमैन ने एक दफ़ा फिर दोहराया कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तोसी देना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन तहरीक इंसाफ के सरबराह ये बताना भूल गए कि जब बाजवा साहब रिटायर हो रहे थे तो उनको एक दफ़ा फिर तोसी की पेशकश खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने की थी। इसी इंटरव्यू में एक बार फिर साबिक वज़ीर आज़म ने अमरीकी साजिशी बयानिए पर जो बात की कि जी वो असल में तो हुआ ये था कि जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी के ज़रिए अमरीका में लॉबिंग के लिए उनको हायर किया और उनके ज़रिए ये तासुर वहाँ पर फैलाया कि जी चेयरमैन PTI जो हैं वो अमरीका मुखालिफ हैं, लेकिन यानी इसका मतलब ये हुआ कि अमरीका ने कोई साजिश नहीं की थी उनको निकालने के लिए। तो इसके अलावा जो माशी मामलात हैं, कल एक बाकायदा कौंसल का ऐलान किया गया जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल थे। उस इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उसकी सदारत की और दूसरी जानिब जो है उसके असरात थोड़े से आज हमें मार्केट में मिले कि डॉलर और इंटर बैंक का जो गैप है, यानी पहले डॉलर अगर आपको 288 में इंटर बैंक में मिलता था तो आप मार्केट में 315 में भी डॉलर नहीं खरीद सकते थे। आज डॉलर मार्केट में जो है तकरीबन 292-293 में ट्रेड कर रहा है और इसी तरह जो इंटर बैंक है उससे उसका फासला काफ़ी कम हो गया है। तो उसके असरात जो कल एक काउंसिल बनाई वो हमारे सामने तो है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये असरात देर पा होंगे, क्योंकि इसी की पाकिस्तानी मईशत को ज़रूरत है। IMF से मामलात जो हैं वो 30 जून तक तय होने के इम्कानात बहुत ही कम हो चुके हैं। 29 को जो IMF की मीटिंग है बोर्ड की, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, उसमें पाकिस्तान के मामलात स्केड्यूल्ड नहीं हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं पेरिस में कि IMF की हेड भी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन शाज़ो नाज़िर ही होता है कि इस किस्म के मीटिंग्स जो हैं वो स्केड्यूल ना हो और इसी तरह आप एब्रप्टली किसी से मिल लें। तो इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और कॉलमिस्ट, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब, सबसे बड़ी खबर, काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उन्हीं सदर साहब ने जारी किया जिस तरह मैंने कहा जिन्होंने उनके खिलाफ रेफरेंस भिजवाया था। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तैनाती पाकिस्तान के सियासी और आइनी जो मामलात हैं उस पर कितने गहरे असरात मुरतब करती नजर आ रही है आपको?
देखें, ये एक रूटीन की अपॉइंटमेंट है और क्योंकि ये अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है वो तय है कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पे विराजमान होगा। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने कुछ साल पहले एक फ़ैसला लिखा था फैज़ाबाद धरना केस में, और उसमें उन्होंने जो कुछ रियासती इदारे हैं उनका जो सियासत में किरदार है उसकी हौसला शिकनी की थी, जिसकी सज़ा के तौर पे उनके ख़िलाफ़ सदर आरिफ अलवी साहब ने एक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया था। तो उस वक्त आरिफ अलवी साहब अगर रेफरेंस को आगे भिजवाने से पहले थोड़ी तहकीक कर लेते तो मुनासिब होता, क्योंकि रेफरेंस में जो इल्ज़ामात लगाए गए थे वो साबित नहीं हुए। तो ये इस लिहाज से तो एक अहम बात है, जैसा कि आप खुद भी कह रहे हैं कि जी जिस सदर ने एक रेफरेंस फाइल किया था अब उसी सदर ने काजी फ़ायज़ ईसा साहब की तकर्री की मंजूरी भी दे दी है, तो इस लिहाज से तो ये एक अहम चीज़ है। लेकिन क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा साहब को हमने बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी देखा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि तकरीबन तमाम जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनसे खुश नहीं रहीं। लेकिन बहुत से ऐसे मामलात हैं जिस पे कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के जो फ़ैसले हैं उनसे मैं इत्तफ़ाक नहीं करता। तो मुझे कोई ऐसी बड़ी उम्मीद नहीं है उनसे। एक रूटीन की उनकी अपॉइंटमेंट है और उनके जो नज़रियात हैं वो सबको पहले से पता हैं। वो तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की तरह वो भी कहते हैं जी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और वो ये समझते हैं कि जो जुडिशरी है उसको सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन पिछले चंद महीनों में काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो जो जुडिशरी में जो डिवाइड आई है वो उसका एक हिस्सा है, और बहुत खुलकर उन्होंने कुछ खतूत लिखे और अपने ख्यालात का इजहार भी किया है। तो उम्मीद करते हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के बाद जो जज आएगा वो नॉन कंट्रोवर्शियल होगा। अच्छा मीर साहब, दूसरा ये बताइएगा कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं अबू कासिम साहब, वो ये कहा जा रहा है कि जी किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। मैं आप ही का एक क्लिप देख रहा था कि ईद से पहले भी हो सकते हैं, बाद भी, लेकिन तकरीबन ये तय है कि जिस किस्म के मुकदमात हैं वो अरेस्ट हो जाएंगे। अब उसमें सवाल ये कि अगर तो वो अरेस्ट हो जाते हैं, एक तो क्या उस किस्म का रद्द-ए-अमल आप जिस तरह 9 मई हुआ वो तो बहुत ही एक्सट्रीम थी, लेकिन क्या उनके कारकुनान या अवाम सड़कों पर निकलते आपको मौजूदा हालात में दिख रहे हैं, और उनकी पार्टी पर क्या इम्पैक्ट होगा? उनके तो तकरीबन 80-90% लोग उन्हें छोड़कर या तो किसी और पार्टी में चले गए हैं या सियासत ही छोड़ चुके हैं। देखें मेरे भाई, जो लोग पीटीआई को छोड़ के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए हैं या किसी और पार्टी में गए हैं, उनके छोड़ के जाने से पीटीआई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, इमरान खान समेत, उन पर जिस तरह के मुकदमात बनाए जा रहे हैं और जिस तरीके से उनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, तो मेरे जैसा जो एक क्रिटिक है जो कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उन पर तनकीद करता रहा है, तो मैं भी ये कहने पे मजबूर हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। अब जो परवेज़ लाई साहब के साथ हो रहा है उसको मैं तो जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि परवेज़ लाई साहब जो हैं वो एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनका भाई और उनका एक जो भांजा है जो कि फेडरल मिनिस्टर है, उसको तो जेल के अंदर उनसे मुलाकात की इजाज़त है, और मुलाकात में आईजी जेल खाना जात जो है वो बनफ्से नफीस खुद मौजूद होता है, लेकिन उनकी अहलिया मोहतरमा को परवेज़ लाई साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं है। एक अदालत उनकी ज़मानत करती है, FIA उनको गिरफ्तार कर लेती है। साफ पता चलता है कि उनको एक सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के साबका दौरे हुकूमत में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो उस वक्त जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत को जिस तरीके से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता था, वही तरीक़ाकार आज भी इख्तियार किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो आम लोग होते हैं वो इस चीज़ को देखते हैं। जब आपको याद है कि जब शहबाज शरीफ साहब को बार बार गिरफ्तार किया जा रहा था, जब राना सनाउल्लाह पे झूठे मुकदमात बन रहे थे, तो उस वक्त आम लोगों की अक्सरियत समझती थी वो मजलूम है। आज आपको अच्छा लगे या बुरा लगे,
आप मेरी बात को ऑन एयर कर सकें या ना कर सकें, लेकिन आवाम की एक बड़ी अक्सरियत ये समझती है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनके वो साथी जो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और जिस तरह के पिछले दौरे हुकूमत में सियासी इंतकाम की कार्रवाइयाँ जो हैं उसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला, इसी तरह वही पॉलिसियाँ अगर आज शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में उनको अगर फॉलो किया जाएगा और उसी नक्शे कदम पे चला जाएगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका नुकसान न सिर्फ हुकूमत को है, इसका नुकसान पाकिस्तान में जमहूरियत को है, इसका नुकसान पाकिस्तान में आइन को है। आमिद भी साहब, बात करते हैं जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की। ज़का अशरफ और सेठी साहब वाला मामला आया, फिर बिलावल साहब की स्पीच आती है बजट के बारे में, वो जलसे में ऐलानात कर देते हैं, फिर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात हैं, क्या ये सिर्फ एक फ्रेंडली मैच खेला जा रहा है या आप समझते हैं कि बॉक्सिंग रिंग में ये दोनों उतर चुके हैं और जैसे जैसे इंतखाबात करीब आएंगे एक दूसरे को पंचेस भी मारते जाएंगे? देखिए, ये बड़ा ऑब्वियस था। मैं तो ये बात जो है वो काफ़ी अरसे से खुल के कह रहा हूँ कि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुश्किलात में फंसेगी, जैसे ही साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं उनके बारे में ये वाज़ेह हो जाएगा कि अब वो गिरफ़्तार होने वाले हैं या नाअहल होने वाले हैं, तो उसके बाद ये जो रूलिंग कोलिशन में जो पार्टीज़ हैं ये आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगी। इस वक्त इनमें जो लड़ाई है ना, वो लड़ाई ये है कि इनका ये ख्याल है कि इनका जो असल हरीफ है जिसने इनको इकट्ठा किया था, वो हरीफ जो है वो बॉक्सिंग रिंग से तकरीबन बाहर हो चुका है। तो देखें, जब असल हरीफ बॉक्सिंग रिंग से बाहर हो जाए तो फिर बॉक्सिंग रिंग में किसी ना किसी ने तो आके मैच खेलना है ना। मुझे लगता है कि ये मैच जो है अब तकरीबन शुरू हो चुका है और अगर इस साल इलेक्शन हो गया तो उस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और कुछ पीपल्स पार्टी के साथ मज़ीद जमातें जो हैं वो PDM के मुकाबले पे होंगी। एक तरफ नवाज शरीफ होंगे, शहबाज शरीफ होंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे और दूसरी तरफ बिलावल साहब होंगे और ANP होगी और कुछ बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें होंगी। इनका मैच होगा और ये जो इनकी लड़ाई है कोई बिल्कुल फ्रेंडली फायर नहीं है। जो इनकी लड़ाई की असल वजूहात हैं वो अभी बिल्कुल मीडिया पे नहीं आ रही। बहुत लंबी चौड़ी ये लड़ाई है। कोशिश की जा रही है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और आसिफ जरदारी साहब की तरफ से कि लड़ाई ना फैले, लेकिन इस लड़ाई की लपेट में तो अब पंजाब की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी आ गई है। पंजाब की पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है पंजाब की वो मुस्लिम लीग नून की प्रॉक्सी है और इस सिलसिले में उन्होंने न सिर्फ केयर टेकर गवर्नमेंट बल्कि IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, इन सब के बारे में एक तफसीली चार्जशीट बना के तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दी है और वो शेयर कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ। तो आप देखते जाइए, आने वाले दिनों में आपको इस लड़ाई के बहुत से किस्से कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगे एंड यू विल एंजॉय दैट। चले मीर साहब, लेट्स सी, हम दोनों ही उसको एंजॉय करेंगे। मीर साहब, ये इस लड़ाई का अगर आपकी प्रेडिक्शन से भी जोड़ दिया जाए, क्या इस लड़ाई में नवाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर इमर्ज होते आपको नजर आ रहे हैं? ऑल्दो उनकी नाअहली पहले ख़त्म होनी है, बहुत से मामलात और तय होने हैं, फिर नून लीग के अपने अंदर के मामलात हैं। कहाँ देख रहे हैं आप नवाज शरीफ साहब को पोस्ट इलेक्शंस? देखें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ख़ास तौर पे देखें, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि इमरान खान को नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी ने नहीं गिराया। इमरान खान को शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने नहीं गिराया। एक साल तक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बहुत बड़े बड़े दावे करते रहे कि इसको आने दो इस्लामाबाद के करीब, मैं इसके साथ ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इसको बलूचिस्तान की मच जेल में भेज दूंगा। ठीक है, क्या क्या उन्होंने, राना साहब ने दावे नहीं किए, लेकिन कुछ राना साहब बिगाड़ सके अनटिल अनलेस के 9 मई के वाक़यात ना हों और फिर रेंजर जो है वो इमरान खान साहब को खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से गिरफ्तार ना करे और फिर मिलिट्री कोर्ट्स ना बने। तो जिन्होंने इमरान खान को गिराया है वो यकीनन ये सोचते होंगे कि भाई अब अगर इमरान खान को कंटेन किया है तो वो तो हमने किया है,
तो हमने इमरान खान को सज़ा भी देनी है, ये 9 मई के वाक़यात का मास्टरमाइंड भी है, और इंसदाद दहशत गर्दी की लाहौर की जो अदालत है उसने उनका अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया है। तो इमरान खान को गिरफ्तार भी करना है, नाहल भी करार देना है, तो ये तो नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब तो नहीं ना कर रहे, ये तो कोई और कर रहे हैं। तो अब ये कैसे हो सकता है कि वो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें, उसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से निकाल दें, और उनका एक राइवल जो है नवाज शरीफ, उसको पाकिस्तान वापस ला के, और सुप्रीम कोर्ट ने जो उन पर एक पाबंदी लगाई हुई है लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की, उसको वो ख़त्म कराएं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। अब देखें, इस लंबे प्रोसेस में अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं तो फिर मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा नवाज शरीफ साहब के लिए। मुझे इसमें काफ़ी मुश्किलात नज़र आ रही हैं, और बज़ाहिर मुझे ये लग रहा है कि एक जो मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से जो आवाज़ें उठ रही हैं कि हमें पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस करना चाहिए, इन चीज़ों को आप इग्नोर ना करें। ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इससे आपको ये भी समझने का मौका मिल रहा है कि दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि जो ताकतवर लोग हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं, और इसीलिए पंजाब पीपल्स पार्टी से ये आवाज़ें बुलंद हो रही है। नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं कि अगर इत्तेहाद करना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किया जाए। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में हमारी जो सियासत है उसमें बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। हम इमरान खान पे तनकीद करते थे कि ये बड़े यू टर्न लेते हैं, लेकिन जो आज जो रूलिंग कोलिशन है, इसके जो पार्टनर्स हैं, ये भी बहुत बड़े बड़े यू टर्न लेंगे, और ऐसे ऐसे यू टर्न लेंगे कि मैं फिर ये कहने पे मजबूर हूँ, यू विल एंजॉय दैट। चले हामिद मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन। यूनान कश्ती हादसे को 7 रोज गुजर जाने के बाद सैकड़ों लोग जो हैं वो अभी तक लापता हैं, और जो जिंदा बच जाने की उम्मीदें हैं वो तकरीबन दम तोड़ चुकी हैं। मुल्क भर से अब तक तकरीबन 130 लापता अफराद की तस्दीक की जा चुकी है, जबकि 92 मुतासरा फैमिलीज़ ने FIA से रब्ता कर लिया। FIA से रब्ता करने वाली फैमिलीज़ में गुजरांवाला से 51, गुजरात से 38 और लाहौर की 3 मुतासरा फैमिली शामिल है। FIA ज़राए के मुताबिक गुजरांवाला रीजन से वो लापता अफराद जो कि कश्ती में खदशा है कि डूब गए हैं यूनान में, उनकी तादाद 111 हो चुकी है। ह्यूमन स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन में अब तक दर्ज मुकदमात की तादाद 31 हो चुकी है। 23 मुकदमात FIA के थाना गुजरांवाला और 8 गुजरात में दर्ज किए गए। पुलिस ने गुजरांवाला, लाहौर और गुजरात में 24 मुकदमात दर्ज करते हुए 15 जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं उनकी शनाख्त कर ली है, जबकि गुजरांवाला रीजन से 7 और आज़ाद कश्मीर से 11 मुलजमान अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुलजमान गिरफ्तार तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही अरसा बाद, चंद माह बाद उन्हें जमानत पर रिहाई मिल जाती है। और अगर किसी को सज़ा हो भी जाए, बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन अगर हो भी जाए तो वो इतनी संगीन नहीं होती। और इस बात का एतराज़ खुद वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह हमारे शो में कर चुके हैं। जो हमारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो कानून है उसमें जो है वो सज़ा जो है वो कम है। यानी ये लोग जो हैं ये बेल आउट हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं, पकड़े जाने के बाद जो है वो कोई 2 महीने बाद बेल आउट हो गए। उसके बाद पार्टी से कंप्रोमाइज़ किया, कंप्रोमाइज़ करके उनको पैसे दे दिला के तो बरी हो गए। तो इसके ऊपर भी गौर हो रहा है कि इसमें सज़ा में जो है वो इजाफा किया जाए, और इस जुर्म को अगर ये हो सके तो इसे एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत लाया जाए। हम अब ये बात सोच रहे हैं कि जो मुतलका कानून है उसमें सज़ा में जो है वो इजाफा किया जाए, ताकि डिटेरेंस हो, और जो लोग पकड़े जाएँ उन्हें करार वाक़ई सज़ा मिले, और उसके बाद हैवी जुर्माने हो, और विक्टिम को जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, ताकि आइंदा इस सूरत हाल से जो है वो बचा जा सके। यूनान कश्ती हादसा केस में FIA ने 126 लापता पाकिस्तानियों के ख़ानदानों के DNA सैंपल्स भी हासिल कर लिए हैं। इन रिपोर्ट्स में यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने को ये रिपोर्ट्स भेजी जाएंगी ताकि समंदर से निकाली जाने वाली 81 लाशों की शनाख्त की जा सके। यूनान के करीब बहरे रोम में डूबने वालों की लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। रॉयटर्स ने तस्दीक की है कि समंदर से मजीद 3 लाशें निकाल ली गई हैं। हादसे में 300 पाकिस्तानियों समेत 700 अफराद समंदर में डूब गए थे, जो कि गैर कानूनी तौर पर यूरोप में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, और इनमें से सिर्फ 104 अफराद को जिंदा रेस्क्यू किया गया। सैकड़ों अफराद ताहाल लापता हैं, और मजीद लोगों को जिंदा हालत में ढूंढ निकालने के इम्कानात तकरीबन
ख़त्म हो चुके हैं। दूसरी जानिब बहरे ओकियानूस में लापता अब्दोस की तलाश में भी पेशरफ सामने आई है। सर्च ऑपरेशन में शरीक कनाडा के तैयारे को टाइटैनिक डूबने के मकाम पर अब्दोस मौजूद होने के कुछ इशारे मिले हैं। बरतानवी अखबार का दावा है कि ज़ेरे आब तलाश के आलात ने आवाज़ों का पता लगाया है, हर 30 मिनट बाद आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ये बात अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के साथ ईमेल तबादले में सामने आई है। सियाहती अब्दोस जो कि ओशियन गेट मारूफ पाकिस्तानी सनतकार हुसैन दाऊद का इसमें 48 साला बेटा शहजादा हुसैन दाऊद भी सवार थे और उनका फिर पोता जो है 19 साला सलेमान दाऊद और एक बरतानवी बिजनेसमैन समेत अमले के 2 अफराद इस पर मौजूद थे। 22 फुट लंबी अब्दोस जो है ओशियन गेट टाइटैनिक का मलबा देखने के शौकीन अफराद को तकरीबन 2 से 2.5 लाख जो डॉलर्स हैं उनकी अदायगी पर 12,500 फुट ज़ेरे समंदर गहराई में ले जाती है। आखिरी मरतबा जब इस अब्दोस का राब्ता हुआ अपनी मदरशिप MV पोलर प्रिंस से मुनक़ता हो गया था। ये कनाडा के साहिल से 300 मील दूर थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दोस की तलाश के लिए इजाफी डिवाइसेस के इस्तेमाल के बाद जो सूती असरात हैं वो सुने गए हैं, लेकिन माहिरीन का ये भी कहना है कि इस अब्दोस की तलाश जो है वो किसी मौजज़े से कम नहीं होगी। तो ये तो अब्दोस की बात होगी। उससे पहले हमने यूनान में अब तक तकरीबन 300 से ज़्यादा जो लापता पाकिस्तानी हैं जो जिनके बारे में खदशा है कि वो डूब चुके हैं, उस पर तफसीली गुफ्तगू आज हम प्रोग्राम में करेंगे। हमें अज़हर जावेद साहब ज्वाइन करेंगे जो कि यूनान से काफ़ी एक्सटेंसिवली इस इशू पर रिपोर्ट कर चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे FIA ह्यूमन स्मगलिंग के जो विंग के हेड हैं आलम खान शिनवारी साहब, वो भी बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, शोहरत उनकी भी कॉम्पिटेंसी है। तो वी होप के अच्छी तरफ ये बात जाएगी और एटलीस्ट जो क्रैकडाउन है ह्यूमन स्मगलिंग के ख़िलाफ़ वो जो है किसी नतीजा कुन हमारे सामने नतीजा खेज साबित होगी। इसके अलावा कुछ मुतासरा फैमिलीज़ हैं जिनके प्यारे जो हैं वो इस कश्ती पर सवार थे। इनाम शफात के कज़न मुबशर अली सुल्तानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा मुबशर कि क्या ये मामला था, कैसे वो गया, आपके तासुरात क्या हैं इस पर? आखिरी बार जो हमारा नाम से रब्ता हुआ तकरीबन 8 जून को हुआ, तो उसने ये बताया कि हम आज यहाँ से इटली के लिए निकल रहे हैं। तो उसके बाद अभी तक जो है 9 जून यानी 9 जून से लेके अभी तक जो है हमारा नाम से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो हमें मुख्तलिफ जगहों से पता चल रहा है, लोग बता रहे हैं कि वो इंसिडेंट जो ये हुआ है ग्रीस कश्ती वाला, इसमें वो शामिल था। तो हम तो अभी तक यही बता रहे हैं कि वो लापता है, हॉस्पिटलाइज है, फैमिली में परेशानी का आलम है। 8 जून 9 जून के बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो उसके बाद जो उसके साथ 2 लड़के शामिल थे कोयटा के, वो हादसे के बाद जब जिंदा बच गए तो उनसे इंटरव्यू लिए गए और उन्होंने नाम बताया कि ये लड़के हमारे साथ मौजूद हैं। तब पता चला हमें नाम का कि वो इस जो इंसिडेंट हुआ है कश्ती वाला वो इसमें सवार था और शामिल था। तो उसके बाद फिर हमने घर में भी ये बताया कि वो लापता है, हॉस्पिटलाइज है। तो 2-4 दिन में पता लग जाएगा। आप तो सुना नाज़रीन, इसी तरह नईम अख्तर जो भी इस हादसे का शिकार हुए उनके मामू अब्दुल गफूर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल गफूर साहब, ये एजेंट कौन था जिसने भिजवाया था उनको, कितने पैसे आपने दिए, क्या माजरा है ये सारा? सर वो जिला गुजरात तहसील खारियां, गांव का नाम है कुलियां पटियां और फान जेंट है नाम उसका। उसके वालिद का नाम है गजनफर अली। सर उन्होंने हमारे घर पर आकर जाने से पहले 2-3 माह पहले नईम अख्तर को क्लियर किया कि हम जवाबदारी से आपको खड़ेंगे। 1.5 लाख रुपए में बात हुई थी, 60,000 रुपया नजर लिया था। जब उधर गए हैं, तीसरे महीने की 12 तारीख को लेके गए हैं, 21 तारीख को बोल रहे हैं कि पैसे का बंदोबस्त कर लो, हमें तुर्की भिजवा देते हैं इसको। फिर रास्ता नहीं है। फिर 23 तारीख को फोन किया है कि पैसे का बंदोबस्त कर लो, इसको भिजवा देते हैं। फिर रास्ता नहीं है। 25 तारीख को फिर रास्ता किया है कि पैसे जो पांचा मेरा आतिफ नाम है उसका, उसके मोबाइल पर कॉल किया है 0300
46-69-034 नंबर है उसका, उस पर कॉल की है कि पैसे का बंदोबस्त कर लो, फिर रास्ते ही नहीं है। उसके बाद हम कॉल करते हैं, वो चुकते नहीं है। 28 तारीख को इन्होंने मारकर उधर रान में उसको बाहर फेंक आए हैं। बाहर वो उधर सफारतखाने वाले हैं, वो गए हैं, उन्होंने उसकी तलाशी ली है तो देखा कि उसका शनाख्ती कार्ड पैंट के नीचे से निकल आया है। उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया है कि नईम अख्तर तो फौत हो गया। जब हमने इनसे रब्ता किया कि नईम अख्तर फौत हो गया, बोलते हैं कि नहीं हुआ। उसके बाद सर इन्होंने कहा कि हम डेड बॉडी आपको लिया कर देते हैं। हमने भी उसको बोला कि ठीक है डेड बॉडी लिया कर दो, हम उससे आपसे कोई मुतालबा नहीं करते हैं। जब डेड बॉडी 12-14 दिन रह के उतरे, उसमें इन्होंने हमारे साथ घर आना जाना शुरू कर दिया कि पैसे ले लो, 10 लाख रुपया ले लो, 15 लाख रुपया ले लो। मैंने कहा कि अगर आपने उसको मारा ना होया तो हम पैसे नहीं लेंगे, आपको फीस बिल्ला माफी देंगे। उन्हें कहा कि असं वीजे ते लैके जाएंगे इन्होंने, और लैके 2 नंबर तरीके नाल गए ने सारा इन्होंने। रान भी डेड बॉडी भी 2 नंबर तरीके नाल आई है। ये जो ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚ 8-10 ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਚ ਗਏ ਨੇ ਨੇਮ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨੇਮ ਫੋਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਟਿਆ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਰ ਕੇ, ਔਰ ਉਲਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਰ ਲਓ। अच्छा जावेद साहब, बड़ी इन डेप्थ रिपोर्टिंग आपने गैर कानूनी तारकीतें वतन पर की है, यूरोप से की है, जहां ये कश्ती डूबी वहां भी आप चंद हफ्ते पहले तक भी वहां मौजूद थे। कितना अहम और बड़ा इशू है ये? जी आदिल साहब, ये एक बहुत बड़ा मसला, और ये आज का मसला नहीं है, ये गुज़िश्ता कई सालों से ये जारी है। जो ह्यूमन स्मगलिंग में मुलविस लोग हैं वो बड़े आज़ादाना तौर पर ऑपरेट करते हैं। इनके 2 रास्ते हैं। एक रास्ता टर्की से, यहाँ पर एक छोटा सा जो कह लें कि दरिया आता है, उसके जरिए डंकी लगाते हैं, टर्की से वो यूनान आते हैं। और दूसरा जो रास्ता है ये लीबिया से शिप्स के जरिए ये जाते हैं इटली की तरफ, और बीच में एथेंस भी आता है, ये यूनान का समुंदर भी आता है। तो इस सारे अमल में गुज़िश्ता कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है। जब कोई लोग हादसे का शिकार होते हैं तो ये हाईलाइट हो जाता है। जैसे कि ये जो वाकया हुआ, ये लीबिया से शिप के जरिए जा रहे थे। इसमें शिप में तकरीबन 100 लोगों की गुंजाइश थी, लेकिन 700 लोग इसमें बिठाए गए थे, जिसमें तकरीबन 300 से ज्यादा पाकिस्तानी थे। और इन पाकिस्तानियों की डॉक्यूमेंटेशन कोई नहीं है, किसी को नहीं पता कौन है, किधर है, क्योंकि ये कोई पासपोर्ट के जरिए तो सफर नहीं कर रहे थे, इलीगल लोग थे। लीबिया से वो बैठे, तो इनके जो 12 लोग बचे हैं उनकी जुबानी भी जो पता लगा, उनका ये कहना है कि जब ये चलने लगे हैं तो उस वक्त जो हमने लोगों की गिनती की जो पाकिस्तानी थे तो वो 298 के करीब, 310 थे, जिनमें से 12 बच गए और 298 मिसिंग है। तो इस सारे अमल में अगर आप ये देखें कि इस पे हुकूमत पाकिस्तान का या कह ले या जो FIA है, जो क्योंकि ये लोग निकलते तो है ना पाकिस्तान से किसी ना किसी तरीके से, जब ये जाते हैं लीबिया जाते हैं या पहले टर्की जाते हैं फिर वहां से आते हैं, तो इस सारे मामले में जो हुकूमत है वो भी एक बिलवास्ता तौर पर उसकी जिम्मेदारी भी बनती है। फिर लोगों का लालच है, लोग लालच के जरिए, उनको पता भी है कि मुश्किलात हैं, मामला खराब हैं, नहीं जाया जा सकता इस तरीके से, लेकिन फिर भी लोग अपने लालच की वजह से, और खास तौर पर ये जो पट्टी है सारी GT रोड के साथ और आज़ाद कश्मीर के लोग, इनके जो रिलेटिव्स पहले भी गए हुए हैं उनको देख के भी आते हैं। तो ये सारा मामला जो, और खास तौर पर मैंने विजिट भी किया था एथेंस की जो जेल्स हैं, जो डिटेंशन सेंटर है कुछ अरसा कबल, तो वहां पर उनसे मुलाकात भी हुई लोगों से। तो वो यही बताते हैं कि उनके अपने ही जो जानने वाले हैं वही उनको तरगीब देते हैं कि आप इधर से आए, हम भी इसी तरह से आए, आप भी इसी तरह से आए। और इवन ये तो एक रास्ता जो था समुद्री था, जब लोग टर्की से आते हैं तो वहां पे भी ह्यूमन स्मगलर्स उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उनसे पैसे उनके घर वालों से मंगवाते हैं। तो एक जुल्म का बाजार गर्म है, जिस पर के FIA खास तौर पर जो है इसकी जिम्मेदारी भी बनती है। एथेंस में भी एक FIA के ऑफिसर्स की ड्यूटी लगी हुई है, वो मुस्तकिल यहाँ पे डिप्यूट है, लेकिन कोई खास कार्रवाई हमें नजर नहीं आती। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक राजी। ब्रेक से पहले यूनान में जो कश्ती का हादसा हुआ, सैकड़ों पाकिस्तानी अभी तक उसमें लापता हैं। क्रैकडाउन शुरू है इंसानी स्मगलरों के खिलाफ।
उस पर भी हमने तफसीली गुफ्तगू ब्रेक से पहले भी की, आपको वहाँ से दिखाया कि इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है यूनान में, और स्पेशली जो यूनान के डिटेंशन सेंटर्स हैं। इस वक्त हमारे साथ FIA की ह्यूमन स्मगलिंग विंग के हेड जो हैं DIG आलम खान शनवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह ब्रेक से पहले मैंने बताया कि इनकी वजह शोहरत जो है वो इनकी कॉम्पिटेंस है, अभी तक जहाँ जहाँ रहे हैं उनकी वजह शोहरत वही है। तो आलम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अभी तक सर क्या हुआ, कितने अरेस्ट हुए, ये क्या पूरा एक गैंग था या मुख्तलिफ ह्यूमन स्मगलर्स इसमें इन्वॉल्व थे और सब ने अलग अलग इन लोगों को भिजवाया? थैंक यू आदिल शाहजेब। बेसिकली जब से ये इंफॉर्मेशन हमें मिली थी तो हमारी ग्रीक एम्बेसी के साथ फ़ौरन कोऑर्डिनेशन शुरू हो गई थी। वहाँ पे हमारा FIA का फोकल ऑफिसर भी ऑलरेडी पोस्टेड है। तो उन्होंने इनिशियल इंटरव्यूज़ किए जो वहाँ पे सर्वाइवर्स हैं हमारे विक्टिम्स, और बेस्ड ऑन दोज इंफॉर्मेशंस फिर पंजाब में भी और आज़ाद कश्मीर में भी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वहाँ पे तो पुलिस डील कर रही है और यहाँ पे फेडरल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई और उसमें अभी तक हमने तकरीबन 37 केसेस जो है FIA ने यहाँ पे रजिस्टर किए हैं और आज़ाद कश्मीर में उसके अलावा हैं। अब तक जो हमने अरेस्ट किए हैं वो तकरीबन 16 जो मेन इसमें एजेंट्स हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं, और उन्हीं की इंफॉर्मेशन पे फर्दर भी हमारी रेड्स चल रही हैं। मैं ये भी बताता चलूँ कि अभी तक हमें तकरीबन 117 फैमिलीज़ ने अप्रोच किया है जो प्रॉब्ली यही बता रहे हैं कि इस किश्ती में उनके जो मिसिंग विक्टिम्स हैं वो मौजूद थे, और उनके भी हम स्टेटमेंट्स साथ साथ में रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनके हमने DNA टेस्ट भी शुरू करा दिए हैं ताकि जो डेड बॉडीज हैं उनकी मैचिंग हो सकती है। तो इस हवाले से तो FIA साथ साथ में ये भी कर रही है, और उसके अलावा भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक हाई लेवल की कमेटी बनाई है जो इन सारे वाक़यात को देखते हुए एक सजेशंस और रिकमेंडेशंस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को देंगे, और उसके बाद फिर प्रॉब्ली कोई और भी इक़दाम लिए जाएंगे। ठीक है शनवारी साहब, आपने ठीक है तकरीबन 100 से ज़्यादा फैमिलीज़ ने अब तक आपसे रब्ता भी किया है, अरेस्ट वगैरह भी हो गई हैं। अभी तक आपको क्या लगता है कानून में कोई ऐसे लकूनाज हैं या हर्डल्स आपके सामने, क्या रुकावटें आ रही हैं जिसमें ये जो गैंग्स हैं ह्यूमन स्मगलिंग के, इनके खिलाफ क्रैक डाउन में आपको क्या अभी तक सामने आया और सजेशंस आपकी क्या होंगी कि क्या करना चाहिए? देखिए जी, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इनिशियली जो रूट होता था स्मगलर्स का वो था ईरान का बॉर्डर वो इस्तेमाल करते थे, और उसमें चूंकि वो बड़ा एक लंबा रूट है, टोटली अभी तक हमने इसको फेंस नहीं किया हुआ, वो अनफ्रीक्वेंटेड रूट्स हैं, तो उस पे लोग जाते थे। वहाँ पे सख्ती हो गई है तो उसकी वजह से अब लोगों ने लीगल चैनल्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। तो अब जो हमने रिकॉर्ड ऑलमोस्ट देखा है इसमें 90% से भी बल्कि ज़्यादा लोग जो हैं लीगल चैनल से हमारे एयरपोर्ट्स के ज़रिए गए हुए हैं। उन्होंने विज़िट वीज़ास पे मुख्तलिफ कंट्रीज़ में पहुँचे हैं और फिर वहाँ से फिर लीबिया की तरफ गए हुए हैं। इसमें बेसिकली प्रॉब्लम ये आता है, मेन जो है लॉ बड़ा मजबूत है, बड़ा आइडियल लॉ बना हुआ है। प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि जो हमारी प्रोसिक्यूशन होती है उसमें मेन स्टेटमेंट जो होती है वो विक्टिम की होती है, और हमने ये भी देखा है कि आखिरी स्टेज पे भी इवन हम पकड़ भी लेते हैं, प्रोसिक्यूशन भी चलती है, ट्रायल के दौरान भी जो कंप्लेनेंट्स होते हैं वो रिजाइल कर जाते हैं, और चूँकि लोग जाना चाहते हैं, ये नहीं कि कोई गुर्बत की वजह से जाना चाहते हैं। अगर आप देखें कि ये जो मेन हमारा हॉटस्पॉट एरिया है जो अफेक्ट है गुजरांवाला, गुजरात और इस तरह के जो एरियाज़ हैं, इसमें एक कंपटीशन है वहाँ पे फैमिलीज़ में, और वो जब ये देखते हैं कि मेरा जो है कज़न चला गया जी, वो हाँ तो मुझे भी जाना चाहिए, तो बेसिकली ये एक उसमें प्रॉब्लम है। दूसरी इसमें एक प्रॉब्लम हमें, चूँकि ये इंटरनेशनल गैंग्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, तो वो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन में भी चूँकि थोड़ी बहुत हमें वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। ऑल्दो कि अब हमने हमारे फोकल ऑफिसर्स
मुख्तलिफ कंट्रीज़ में लगे हुए हैं ताकि हमारी कोऑर्डिनेशन उनके साथ मजबूत हो जाए। लेकिन ये एक दरमियान में ये एक प्रॉब्लम। अच्छा शिनवारी साहब, ये आपने जो बड़ी अहम एक बात की कि इसमें 90% जो विक्टिम्स थे वो लीगल चैनल्स इस्तेमाल करके, यानी कोई टर्की चला जाता है वीज़ा लेके, कोई लीबिया चला जाता है, वहाँ से फिर ये एजेंटों को पैसे दे के जाते हैं। क्या इसका ये तोड़ हो सकता है कि यहाँ जो एम्बेसीज हैं इस्लामाबाद में इन दोनों ममालिक की, या जो भी इनकी डेस्टिनेशंस हैं जहाँ वो जाते हैं, उनसे थोड़ा सा यहाँ के हमारे हुकाम जो हैं, फॉरेन ऑफिस है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, वो उनसे कि जी जो आपके पास वीज़ा एप्लीकेशंस आती हैं वो थोड़ा सा हम अगर आपस में बैठ के कोई ऐसा चेक्स वगैरह का निज़ाम आ जाए। फिर जो एयरपोर्ट पे काउंटर्स हैं, अगर एक बंदा जो कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहा है और वो लीबिया जा रहा है जिसका कोई रीज़न नहीं है, या वो टर्की जा रहा है और उसके अकाउंट में $200 भी नहीं पड़े हुए, तो ऐसे लोगों को रोकना जो है वो तो यहीं पे भी बड़ा आसान है। तो ये आप सजेस्ट करेंगे कि इस तरह हो तो शायद थोड़ा बहुत कंट्रोल आ जाए? देखिए, बेसिकली ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वर्जी को भी देखना पड़ेगा। ये हमने वैसे ये बात आप जो बता रहे हैं ये हमने फॉरेन ऑफिस में बताई हुई है और इस पे वो कंसर्न एम्बेसीज के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे। लेकिन मैं साथ साथ में ये भी बताता चलूँ कि हमारा जो एयरपोर्ट्स पे है और हमारा जो बॉर्डर चेक पोस्ट पे, वहाँ पे हम प्रोफाइलिंग करते हैं। और इस तरह जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक बंदा है उसके पास पहली मरतबा जा रहा है, कोई पर्पस उसका नज़र नहीं आ रहा होता, तो उसको हम एक लो प्रोफाइल में डालते हैं। और अगर कोई बंदा लो प्रोफाइल में आ जाता है तो फिर हम उसको जाने नहीं देते। और मैं ये भी बताता चलूँ कि पिछले साल हमने कोई 20,000 लोग इसी तरह नहीं जाने दिए क्योंकि हमें लग रहा था कि ये पोटेंशियल विक्टिम्स है। तो ये प्रोसेस हमारे पास है। लेकिन अगर हमने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी तो फिर उसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि उनके जो राइट्स हैं वो उसको यूज़र हो जाएंगे। जी जी। आलम खान शिनवारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बड़ी अहम तफसीलात शिनवारी साहब ने हमारे सामने रखी। एक तो ये कि लीगल चैनल ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तकरीबन 90%, और दूसरी बात ये है कि तकरीबन 20,000 लोगों को जाने नहीं दिया गया FIA ने। तो ये 20,000 भी अब गैर कानूनी तारकीन वतन बन चुके होते और शायद इनमें से भी बड़ी तादाद जो है खुदा न खास्ता वो डूब चुकी होती। तो 20-25 लाख रुपए देकर किसी को रोशन मुस्तकबिल के लिए आप नहीं भिजवा रहे, बल्कि उनको आप डूबने के लिए, मरने के लिए भिजवा रहे हैं। तो खुदारा जो फैमिलीज़ भिजवा चुकी हैं या भिजवाने का सोच रही हैं अपने बच्चों को, नौजवानों को, उनको अब 10 बार सोचना चाहिए ऐसे रूट इस्तेमाल या अडॉप्ट करने के लिए। तो आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाज़त दीजिए।